नमस्कार। जीवन कहाँ से आता है? हम अपने आसपास जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहाँ से आए हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कहाँ से आए हैं? हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन छोटे बच्चे के रूप में प्रारंभ होता है। उसी प्रकार हम जितने जानवरों को देखते हैं, सभी का जीवन नवजात बच्चे के रूप में प्रारंभ होता है। मनुष्य, शेर, हाथी सभी छोटे बच्चे पैदा करते हैं, जो कुछ समय तक अपने माता पिता की देखरेख में रहते हैं और कुछ साल बाद बड़े हो जाते हैं और आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जब वो अपना जीवन अपने बलबूते पे बिताने लायक हो जाते हैं, तो वह जनन करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जीव जंतु अपने ही प्रकार के बच्चे पैदा करते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक हाथी एक मनुष्य का बच्चा पैदा करे या एक घोड़ा एक शेर का बच्चा पैदा करे। जीवन को आगे बढ़ाते हैं। पर सभी जीव जनन क्यों करते हैं? सभी के लिए छोटे बच्चे पैदा करना क्यों आवश्यक है? कल्पना कीजिए कि कोई भी जीव जनन ना करे, तो क्या होगा? सभी मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे अपनी उम्र में बड़े हो जाएंगे और समय के साथ बूढ़े होकर मर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो आज से 100 साल बाद पूरे विश्व में कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे बचे ही नहीं होंगे। इसी वजह से पृथ्वी पे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जनन अत्यावश्यक है। इस पाठ में हम जनन की प्रक्रिया का अध्ययन विस्तार से करेंगे। हम पढ़ेंगे कि जनन किस प्रकार से होता है और जानवर अथवा पेड़ पौधे किस तरह से वो सारी प्रक्रियाएं करते हैं जो एक नवजात बच्चे को पैदा करने के लिए आवश्यक होती हैं। आइए देखते हैं। हम इस विषय में निम्नलिखित कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जनन क्या होता है, जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन और उसके प्रकार। चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी हाथी के बच्चे को देखा है? अगर आपने हाथी के बच्चे को देखा होगा और उस पर ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वह धड़, पूंछ व 4 पैरों के साथ अपने माता पिता के समान ही दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि आप अपने आप पे भी ध्यान दें, तो आप पाएंगे जब से आप पैदा हुए हैं और अभी तक आप मानव की तरह ही दिखाई देते हैं, ना कि हाथी के या कोई जानवर की तरह। आपके पास 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 भुजाएं व 2 पैर हैं। जनन मुख्यतः शारीरिक ब्लूप्रिंट की प्रतिकृति बनाना है, परंतु ये प्रतिकृतियां कैसे संभव है? कभी सोचा है आपने? हम इसकी चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। कक्षा 9 में हम सब ने पढ़ा है कि कैसे हम सब अपने माता पिता के समान दिखाई देते हैं। इसका कारण डीएनए है, जो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है, जिसमें सभी जीन होते हैं। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होने के कारण ही शारीरिक ढांचे की प्रतिकृति संभव है। जिस प्रमुख जनन को हम बच्चे के जन्म देने में देखते हैं, वह एक छोटे स्तर पे होता है, जहां एक कोशिका जनन कर रही होती है और इस जनन के दौरान कोशिका के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया उपयोग की जाती है, जिससे डीएनए की प्रतिकृति बनती है। जैसे ही कोशिका जनन करती है, उसी समय डीएनए की दोनों प्रतिलिपियां 2 जनन कोशिकाओं में बदल जाती हैं। डीएनए प्रतिलिपिकरण के बाद बाह्य कोशिकीय उपकरण के साथ डीएनए भी 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, परंतु कोई भी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होती है। इसलिए कुछ विभिन्नताओं के कारण डीएनए की सटीक प्रतिलिपि ना बनाकर भिन्न होती है। कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो जाती है कि डीएनए प्रतिकृति भी कार्य करने में विफल हो जाती है। परंतु क्या ये विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है या अनुपयोगी है, क्योंकि ये उग्र हो सकती हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? वीडियो को रोकें और अपने सहपाठी के साथ चर्चा करें।
हम अपने अगले वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या विभिन्नताएं महत्वपूर्ण है या नहीं। इसे समझने के लिए हम शीतोष्ण ठंडे जल में पाए जाने वाला एक जीवाणु का उदाहरण लेंगे। कल्पना कीजिए कि जल का तापमान वैश्विक ऊष्मीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, के कारण बढ़ गया है, किंतु जीवाणु को शीतोष्ण जल में रहने की आदत है, तो इस प्रकार तो इन्हें मर जाना चाहिए। फिर भी आपको कुछ जीवाणु जिंदा मिलेंगे। फिर ये जीवाणु जीवित कैसे रह गए? जनन के दौरान जीवाणु के डीएनए में विभिन्नता आ गई, जिन्होंने इन्हें गर्म जल में रहने के लिए प्रतिरोधी बना दिया, जिसके कारण ये जीवित रह गए। उसी प्रकार यदि हम बड़े जीवों जैसे पौधे, जंतुओं की बात करें, तो हम देखेंगे कि प्रत्येक जनसंख्या का एक निश्चित स्थान है जहां वो जनन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, में वह स्थान जहां एक जीव रहता है और अपने आसपास के लोगों के साथ घुलता मिलता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी तथा उसका छत्ता तथा डीएनए के प्रतिलिपिकरण की स्थिरता शारीरिक ढांचे को बनाए रखने तथा स्थान भरने के लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस प्रकार जनन प्रजातियों की जनसंख्या के स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परंतु क्योंकि हम तापमान, बारिश आदि के कारण में आ रहे बदलावों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, ये विभिन्नताएं प्रजातियों को विभिन्न वातावरण में जीवित रहने का कुछ मौका देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विभिन्नताएं प्रजातियों की जनसंख्या को जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। हमने जनन के बारे में कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी पढ़ा है कि जनन के दो मुख्य तरीके होते हैं। लैंगिक जनन, जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है, तथा अलैंगिक जनन, जो एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। आप इन दोनों प्रकारों को यह देखकर अवलोकन कर सकते हैं कि मानव द्वारा अपने बच्चे को जन्म देना लैंगिक जनन प्रक्रिया है और ब्रेड पे फंगस लग जाना अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। यहाँ हम सीखेंगे कि विभिन्न जीवों में शारीरिक भिन्नता के कारण जनन कैसे बदलता है। हम इन विभिन्न तरीकों की चर्चा आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। हम में और हाइड्रा में क्या समानता है? क्या आप सोच सकते हैं? समानता यह है कि जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारे बड़े होने तक देखभाल करते हैं, वैसे ही हाइड्रा भी अपनी संतान की देखभाल करते हैं। हाइड्रा में एक अतिवृद्धि विशेष जगह से निरंतर कोशिका विभाजन के कारण एक नई व्यक्तिगत संतति बन जाती है। आगे चलकर ये जीव छोटे छोटे जंतुओं में विकसित हो जाते हैं और परिपक्व होने पर पैतृक शरीर से अलग होकर नए स्वतंत्र जंतु बन जाते हैं। इस प्रकार अपने पैतृक से नई व्यक्तिगत संतति का बनना मुकुलन कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में बडिंग कहते हैं, और अनुजात जीव मुकुल कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में बड कहते हैं। इस प्रकार मुकुलन को जीव का पैतृक शरीर के ऊपर वृद्धि होना भी परिभाषित कर सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आप सबने अपने घर में आलू तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है आलू की भी आंखें होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। परंतु यह वह आंखें नहीं हैं जो हमारे पास होती हैं देखने के लिए। और अगर आप
आलू को ज्यादा समय तक के लिए अपने घर में रख देंगे तो आपने उसके ऊपर कुछ ऐसी संरचनाएं देखी होंगी, और इन संरचनाओं को अगर आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये आलू के ऊपर एक नए पौधे में वृद्धि भी कर सकती है। तो आपने आलू में जो देखा है वो होती हैं कायिक संरचनाएं, जिसे हम अंग्रेजी में वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस प्रकार पौधों द्वारा अपनी जड़, तने और पत्तियों को एक नए पौधे में विकसित करने की प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसे कॉपी में लिख लें। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जमीन के अंदर उगने के बाद भी आलू तना ही रहता है। कायिक प्रवर्धित पौधों के अन्य उदाहरण हैं ब्रायोफिल्म, जिसमें पत्ती के किनारों के कटाव पर संलग्न बनने वाले मुकुल जब जमीन पर गिरते हैं तो एक नया पौधा बनाते हैं। कायिक प्रवर्धन की इस विधि को लेयरिंग और ग्राफ्टिंग जैसी विधियों से गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे पौधों को कृषि उद्देश्यों में उगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे कॉपी में नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे कि कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हैं। इस विधि से उगाए गए पौधे बीज वाले पौधों के मुकाबले पुष्पों को जल्दी धारण करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें पुष्प जल्दी निकलते हैं। यह केले, संतरे, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को बीज बनाने में मदद करती है, जो ये क्षमता खो चुके हैं। इसे भी कॉपी में नोट कर लें। एक बात जो ध्यान में रखने की है वो यह है कि जो पौधे इस विधि के द्वारा उगाए जाते हैं वो अपने पैतृकों से आनुवांशिक तौर पर हूबहू मिलते हैं। हम सब ने अपने घरों में छिपकली तो देखी ही होगी। आपको पता है कि छिपकली का विशेष गुण यह है कि उसकी पूंछ कट जाने पर भी वापस उग जाती है। इसी प्रकार बहुत सारे पूर्णतया विभेदीकृत जीव अपने शारीरिक भाग से नए व्यक्तिगत जीव को बनाने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार यदि किसी कारणवश व्यक्तिगत जीव कई टुकड़ों में कट गया है तो प्रत्येक टुकड़े से अलग-अलग व्यक्तिगत जीव बनेंगे। इसे पुनर्जनन कहते हैं और अंग्रेजी में रीजेनरेशन। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। यह निम्नलिखित जंतुओं में देखा जा सकता है, जैसे हाइड्रा तथा प्लेनारिया, जिन्हें कितने भी टुकड़ों में काटा जाए तो हर टुकड़ा एक नए जीव में वृद्धि करेगा। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। पुनर्जनन विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ये कोशिकाएं बदलती हैं और बड़ी संख्या में कोशिका बनाती हैं। इस कोशिका के समूह से विभिन्न कोशिकाएं बदलकर कई प्रकार की कोशिकाएं व ऊतक बनाती हैं। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप से होता है, जिसे विकास कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे डेवलपमेंट कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। पुनर्जनन पर उपरोक्त चर्चा के बाद क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जनन का ही एक प्रकार है? उत्तर है नहीं। पुनर्जनन जनन के समान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जीव नया जीव बनाने के लिए किसी भाग के कट जाने पर निर्भर नहीं करते हैं, लायक नहीं रहती है। आपने कभी सोचा है कि ये होती क्या है? जो संरचनाएं अभी आपने देखी वो हकीकत में एक जंतु थी, जिसे हम राइजोपस कहते हैं। यह राइजोपस धागे जैसे होते हैं, जिन्हें हाइफी कहा जाता है। परंतु ये हाइफी असली जनन संरचनाएं नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर
सूक्ष्म गुच्छे होते हैं जो जनन में भाग लेते हैं। ये बिंदु बीजाणुधानी है, जिसमें कोशिका या बीजाणु होते हैं जो नए राइजोपस में विकसित हो जाते हैं। और ये बीजाणु मोटी भित्ति द्वारा घिरे रहते हैं, जिसके द्वारा ये जब तक नमी युक्त सतह के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक ये सुरक्षित रहते हैं। बीजाणु बनना अलैंगिक जनन का तरीका है, जिसमें राइजोपस जैसे प्राणी बीजाणु बनाते हैं जो जमीन पर गिरकर एक नई संतति बना सकते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो हमने अभी तक अलैंगिक जनन में क्या देखा? विखंडन, खंडन, पुनर्जनन, मुकुलन तथा कायिक प्रवर्धन तथा बीजाणु समासंग, जिसे हम स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब आप अपनी कक्षा में एनसीईआरटी अभ्यास पृष्ठ संख्या 142 में क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए और पृष्ठ संख्या 146 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कीजिए और संकल्प साइंस वर्कबुक से अभ्यास 10B08.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कीजिए वाले हैं। और इस टॉपिक में हम निम्नलिखित कॉन्सेप्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन में डीएनए का महत्व, पौधों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, जनन स्वास्थ्य और बीमारियां और गर्भ निरोधक उपाय और उनके फायदे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आपसे एक अंतर पूछते हैं। क्या आप अपने जन्म और ब्रेड के ऊपर राइजोपस में हो रहे वृद्धि में अंतर कर सकते हैं? यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके 2 पैतृक हैं, एक माता और एक पिता, जबकि जीवाणुओं के मामले में आप माता पिता को नहीं देख पाते हैं क्योंकि सब कुछ एक संरचना द्वारा होता है। इसलिए लैंगिक जनन में 2 व्यक्ति होते हैं, एक नर और दूसरी मादा। मादा में ही जनन कोशिकाओं का संलयन होता है, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूजन कहते हैं। यदि आपको याद है कि कक्षा 8 में हमने जनन कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था। जनन कोशिकाओं को हम अंग्रेजी में सेक्स सेल्स कहते हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन में जनन कोशिकाओं के संलयन से नई संतति बनती है, जो कि 2 विभिन्न व्यक्तियों से आती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। लेकिन सोचिए, यदि अलैंगिक जनन पहले से ही उपस्थित है तो फिर लैंगिक जनन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? हम इसकी विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि जब अलैंगिक जनन लंबे समय से अच्छे से काम कर रहा था तथा आसान और तेज भी था, तो फिर हमें लैंगिक जनन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, जबकि यह तो धीमा भी है? चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। हमने पढ़ा है कि अलैंगिक जनन में एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बनने में डीएनए व कोशिका का प्रतिलिपिकरण शामिल है। और हमने यह भी पढ़ा है कि डीएनए की प्रतिकृति हूबहू नहीं होती है और विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव डीएनए की इस अचानक भिन्नता से नहीं बच सकता है। लेकिन ये विभिन्नताएं प्रजातियों के जीने के अस्तित्व को मौका देती है, जिसे हम कहते हैं कि वेरिएशंस इंक्रीज सर्वाइवल चांसेस ऑफ अ स्पीशीज। विभिन्नताओं के साथ डीएनए की सही प्रतिलिपि पीढ़ी में भिन्नता बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु ये काफी धीमी प्रक्रिया होती है और डीएनए प्रतिलिपि तंत्र में गलती की वजह से सजीव की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमारे पास जनन का लैंगिक तरीका है जो अधिक भिन्नता देता है, क्योंकि इसमें 2 पैतृक शामिल हैं, माता और पिता। इस प्रकार प्रत्येक सजीव
जो लैंगिक जनन द्वारा बनता है उसमें एक नए डीएनए का नया संयोग होता है जो कि दो व्यक्तियों द्वारा आता है, माता और पिता द्वारा। इसलिए प्रत्येक जीव में लैंगिक जनन जरूरी है क्योंकि इससे डीएनए में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो कि उसके दो पैतृकों द्वारा आता है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब सोचिए, अगर जीव में उसके दो पैतृकों के डीएनए की प्रतिलिपि होती है तो इससे डीएनए की संख्या दुगनी हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों नहीं होता है? यह इसलिए नहीं होता है क्योंकि जीवों द्वारा इसका हल निकाल लिया गया है। इसका हल है किसी तरीके से हमारी कोशिका में डीएनए तथा गुणसूत्र की संख्या आधा करना और इसे फिर से संयोजित करके अचर संख्या बनाना ताकि उसका सूत्र नियत रहे, मतलब उसका सूत्र कांस्टेंट रहे, जो कुछ इस तरह है। नर 2n, मादा 2n। फिर वो अपनी जनन कोशिकाओं को जन्म देते हैं जो आधी होती है, शुक्राणु n, अंडा n, और ये अंडा और शुक्राणु मिलकर भ्रूण बनाते हैं जो 2n होता है, जिसके कारण गणसूत्र की संख्या अचर रहती है। और हमने यह भी पढ़ा है कि जैसे जैसे जीव ज्यादा जटिल होते हैं उनकी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती जाती हैं। इसलिए जीवों ने विशिष्ट अंगों में विशेष वंशावली की कोशिकाएं बनाए जिनसे जनन कोशिका बनी, जिन्हें हमने कक्षा 8 में जनन कोशिकाओं के रूप में पढ़ा था। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इन जनन कोशिकाओं में गुणसूत्र व डीएनए की मात्रा आधी होती है और ये सब कोशिका विभाजन के द्वारा प्राप्त होता है, जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। यह हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। इस प्रकार लैंगिक जनन के दौरान जब ये दो जीवों की जनन कोशिकाएं संलयित होकर एक नए जीव बनाती है तो यह नई पीढ़ी में डीएनए की मात्रा व गुणसूत्र संख्या को पुनः स्थापित करती है। इसे भी कॉपी में नोट कर लें। इस वीडियो में हम पुष्पों के जननांगों को देखने जा रहे हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनन में भाग लेते हैं। आप सभी ने पुष्प, जिसे हम फूल भी कहते हैं, देखा ही होगा। वे दिखने में सुंदर होते हैं तथा विभिन्न रंग और आकृतियों के होते हैं। 8वीं कक्षा में आपने पुष्प के विभिन्न भाग जैसे बाह्यदल, दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर के बारे में पढ़ा था। आइए अब उन्हीं कुछ भागों का विस्तार से अध्ययन करें। हम एक एक करके पुष्प के प्रत्येक भाग को उसके कार्य के साथ पढ़ने वाले हैं। जिस भाग को आप देख रहे हैं वह पुंकेसर है, जो नर जननांग होता है और पीले रंग के पराग कणों का उत्पादन करता है। परागकण नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में लिख लें। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में उपस्थित होते हैं। स्त्री केसर को हम पिस्टल भी कहते हैं तथा ये पुष्प का मादा जननांग है और यह 3 भागों से बना होता है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, नीचे से उभरा या फूला हुआ जो भाग है उसे अंडाशय कहते हैं, अंग्रेजी में से ओवरी कहते हैं। मध्य में जो लंबा भाग है इसे वर्तिका कहते हैं। शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यह पुष्पों के जननांग है और अब हम देखेंगे कि पुष्पों के पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। आप सभी ने मधुमक्खी, तितली और पक्षियों को
पुष्प के ऊपर घूमते हुए तो जरूर देखा होगा और आपने सुना होगा कि वे फूलों से रस को इकट्ठा कर रहे हैं। परंतु वे एक अन्य उद्देश्य के लिए घूमते हैं। क्या आप उस उद्देश्य को जानते हैं? वीडियो को रोकें और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। उत्तर कुछ इस प्रकार है। परागन का उद्देश्य है पराग कण को पुंकेसर, जो एक नर जननांग है, से वर्तिकाग्र, जो कि एक मादा जननांग है, तक स्थानांतरित करना। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसलिए ये जानवर परागण वाहक के रूप में कार्य करते हैं। परागण वाहक को हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं अंग्रेजी में। उनके साथ हवा, पानी और कुछ अन्य कीड़े तथा पक्षी भी परागण में सहायता करते हैं। इसे भी कॉपी में लिख लें। परागण दो भागों में विभाजित किए गए हैं। स्वपरागन, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, पराग कणों का स्थानांतर पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। दूसरा प्रकार है परपरागन, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में होता है। इसके बाद क्या होता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।